हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गेट ईएससी। और एई के पीवाईक्यू को हम सॉल्व कर रहे थे बिकॉज एसजेवीएन फील्ड इंजीनियरिंग के एग्जाम कभी भी हो सकता है। तो आपने अगर पहला लेक्चर नहीं देखा है तो उसे जरूर जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको नए नए नोटिफिकेशन और क्वेश्चन प्रैक्टिस की वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन मिलेंगे, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं तो हम जितने भी क्वेश्चन हैं उसको लगाते हुए चल रहे हैं, उससे रिलेटेड हम जितना भी टॉपिक है उसको अच्छे से कवर करते हुए चल रहे हैं, सो दैट इट इज़ अ होलसम पैकेज ऑफ प्रिपरेशन कि जब हमारा एग्जाम आएगा तो हम जितने भी टॉपिक हमने पढ़े वो एकदम मस्त हमारा कन्फाइंड तरीके से रिवाइज हो जाएगा। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द लेबोरेटरी टेस्ट ऑन अ सॉइल सैंपल यील्ड द फॉलोइंग रिजल्ट। नेचुरल वाटर कंटेंट गिवन है 18%। वहीं पे अगर हम बात करते हैं लिक्विड लिमिट गिवन है हमें 60% एंड प्लास्टिक लिमिट इज गिवन 25%। परसेंटेज ऑफ क्ले साइज फ्रैक्शन इज 25%। तो परसेंटेज ऑफ क्ले भी हमें दे रखा है 25%। तो हमें क्या क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है हमें फाइंड करना है लिक्विडिटी इंडेक्स एंड एक्टिविटी। तो हमें फाइंड करना है एक्टिविटी और लिक्विडिटी इंडेक्स ऑफ द सॉइल। गेट 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत इजी है ये क्वेश्चन, लेकिन हम उससे पहले थोड़े से कंसिस्टेंसी लिमिट को समझते हुए चलते हैं। अटरबर्ग्स लिमिट जो होती है उन्हें समझ लेते हैं, क्योंकि ये लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, वाटर नेचुरल वाटर कंटेंट या फिर लिक्विडिटी इंडेक्स, ये सब क्या होता है एक बार देख लेते हैं, क्विकली रिवीजन हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं तो ये जो अटरबर्ग लिमिट्स का जो हमारा चार्ट आता है, ये है जो हमारी ग्राफ है, ये कंसिस्टेंसी ऑफ क्लेस को शो करता है। सबसे पहली बात कि हम किसके ऊपर ये टेस्ट करते हैं, तो हम फाइन ग्रेन सॉइल के ऊपर करते हैं, स्पेशली उसमें भी हमारा क्लेज होता है। तो क्ले जो है उसके ऊपर हम करते हैं, फाइन ग्रेन सॉइल में भी स्पेशली हम क्ले के ऊपर करते हैं। तो क्ले के ऊपर हमारा अटरबर्ग लिमिट टेस्ट होता है। वहीं पे हम इस ग्राफ की बात करें तो एक्स एक्सिस पे हमारा वाटर कंटेंट होता है और वाई एक्सिस पे हमारा वॉल्यूम होता है। तो ये जो ग्राफ है इसको हमने यहाँ पे वाटर कंटेंट, डिफरेंट डिफरेंट वाटर कंटेंट पे कट कर लिया। तो आप देखोगे कि चार कंसिस्टेंसी लिमिट देखने को मिलती है, एक सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड एंड प्लास्टिक। प्लास्टिक और लिक्विड, तो अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये वाटर कंटेंट है जिसपे हमारा ये चेंज हो रहा है। वाटर कंटेंट है ये, डब्ल्यू एस हमारा श्रिंकेज लिमिट को, डब्ल्यू पी हमारा प्लास्टिक लिमिट को, डब्ल्यू एल हमारा लिक्विड लिमिट को शो कर रहा है। तो अगर हम बात करें कि व्हाट इज डब्ल्यू एल, अगर मैं डब्ल्यू एल की बात करूँ तो ये एक तरीके का मिनिमम वाटर कंटेंट है जिसपे हमारी सॉइल लिक्विड, प्लास्टिक स्टेज से लिक्विड स्टेज में आती है, प्लास्टिक स्टेज से लिक्विड स्टेज में आ जाती है। इसी को हम बोलते हैं लिक्विड लिमिट। इसका वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं कि लिक्विड लिमिट वो वाटर लिमिट है जिसपे हमारे लिक्विड से प्लास्टिक स्टेज में हमारी सॉइल जाती है। तो वाइस वर्सा भी ट्रू है। सेम हम इसके लिए बोलेंगे कि सेमी सॉलिड से प्लास्टिक स्टेज में आती है, वो हमारा प्लास्टिक लिमिट है, और सॉलिड से हमारा सेमी सॉलिड स्टेज में आता है, इसको हम बोलते हैं श्रिंकेज लिमिट। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे वाटर कंटेंट हो गए। तो सबसे पहली बात अगर हम देखें कि लिक्विड लिमिट क्या होता है, तो लिक्विड लिमिट की बात करें तो लिक्विड लिमिट क्या है? एक मिनिमम वाटर कंटेंट है जिसपे सॉइल की टेंडेंसी होती है, जो सॉइल हैज अ टेंडेंसी टू फ्लो। अब अगर हम इसकी बात करें, लिक्विड स्टेज में जो सारी सॉइल है उनकी जो शेयर स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल है। जैसे जैसे वाटर कंटेंट बढ़ेगा, जैसे जैसे वाटर कंटेंट बढ़ेगा, ये एक एक लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एमसीक्यू के लिए, तो जैसे जैसे वाटर कंटेंट हमारा बढ़ेगा, लिक्विड लिमिट की वाटर कंटेंट बढ़ेगा, शेयर स्ट्रेंथ जो होती है हमारी सॉइल की, जो सॉइल की हमारी शेयर स्ट्रेंथ है वो हमारी डिक्रीज करने लगेगी। और जब लिक्विड लिमिट पे आते हैं, हम लिक्विड लिमिट पे आते हैं तो लिक्विड लिमिट पे हमारी सारी सॉइल की अप्रोक्सीमेट सेम हो जाती है, 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अगर हम बात करें कि व्हाट इज द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉइल एट लिक्विड लिमिट, सो इट इज नियरली नेग्लिजिबल एंड द वैल्यू इज 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको फाइंड करने के दो तरीके होते हैं। एक हमारा है कैसा ग्रांडे एपरेटस, एक हमारा होता है कैसा ग्रांड एपरेटस। अगर हम कैसा ग्रांड एपरेटस की बात करें, दूसरा हमारा होता है कोन पेनिट्रोमीटर मेथड, पेनिट्रोमीटर मेथड, कोन पेनिट्रोमीटर मेथड। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसा ग्रांडे मेथड जो है हमारा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे इससे हम एक ग्राफ को निकालते हैं, इस ग्राफ को निकालते हैं जिस ग्राफ को हम बोलते हैं फ्लो कर्व। अगर हम इसकी बात करें तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है जिसे हम बोलते हैं फ्लो कर्व। और जो हमारा 25 नंबर ऑफ ब्लो पे, जब हमारा नंबर ऑफ ब्लोज 25 होते हैं, उस पे जो हमारी लिक्विड लिमिट मिलती है उसी को हम लिक्विड, मतलब उस पे जो हमारा वाटर कंटेंट मिलता है 25 नंबर ऑफ ब्लो पे,
उसी को हम लिक्विड लिमिट बोलते हैं। एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कि जब कैसाग्रांडे एपरेटस में हम टेस्ट करते हैं तो जब हम ग्रूव कट करते हैं, जब सॉइल को हम इस वाले सॉइल को इसमें एक सॉइल रखते हैं और इसमें जब हम ग्रूव कट करते हैं तो उन दोनों ग्रूव के बीच का जो साइज है, मतलब जो ग्रूव है उसका साइज क्या होता है, जो तो कितने साइज का ग्रूव कट करते हैं आपको बताना है। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं फ्लो इंडेक्स, एक होता है हमारा वाटर कंटेंट से रिलेटेड होता है हमारा फ्लो इंडेक्स। फ्लो इंडेक्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे हम फ्लो इंडेक्स को आई एफ से शो करते हैं, आई एफ से शो करते हैं, जिसका होता है कि W1 माइनस W2। डब्ल्यू जब हम फ्लो कर्व को डिजाइन करते हैं जिसमें हमारा एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ ब्लोज होते हैं और वाई एक्सिस पे हमारा वाटर कंटेंट होता है, और 25 नंबर ऑफ ब्लो पे जो हमें वाटर कंटेंट मिलता है उसी को हम लिक्विड लिमिट बोलते हैं। तो फ्लो इंडेक्स में क्या है, फ्लो इंडेक्स का फॉर्मूला होता है W1 माइनस W2 अपॉन लॉग, लॉग में ये 10 बेस पे लॉग होता है और हमारा हो जाएगा N2 अपॉन N1, नंबर ऑफ ब्लोज एट वाटर कंटेंट एट W2 और जो नंबर ऑफ ब्लोज एट वाटर कंटेंट W1। तो ये हमारा फ्लो इंडेक्स का फॉर्मूला होता है जिसमें हम इसको यूज करते हैं। वेल ये हमारा एक तरीके का स्लोप है, जो आई एफ है ये जो हमारा निकलता है उस कर्व का, जो फ्लो कर्व होता है ये फ्लो कर्व का जो स्लोप है उसी को हम फ्लो इंडेक्स कहते हैं। वेल अगर प्लास्टिक लिमिट हमारी वो वाटर कंटेंट है जिसपे अगर हम उसे क्रम्बल करें, जो सॉइल है हमें उसे क्रम्बल करें और फिर एक थ्रेड में कन्वर्ट करना चाहें तो इजीली हमारा 3 mm का जब थ्रेड है, 3 mm डाया का जो थ्रेड है उसमें अगर कन्वर्ट हो जाता है तो वो हमारी जिस वाटर कंटेंट पे ये 3 mm का डाया में जो कन्वर्ट होता है हमारा सॉइल, इसी को हम बोलते हैं प्लास्टिक लिमिट। इस वाटर कंटेंट को बोलते हैं प्लास्टिक लिमिट। वेल यहीं पे अगर हम WS की बात करते हैं तो WS हमारा श्रिंकेज लिमिट है। श्रिंकेज लिमिट क्या होता है कि अगर मैं इससे पहले बात करूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर श्रिंकेज लिमिट से बात करते हैं, श्रिंकेज लिमिट की बात करते हैं तो इससे पहले जो हमारी सॉइल है वो सॉलिड में होती है, और कितना भी वाटर चेंज कर लो, कितना भी वाटर का अमाउंट चेंज कर लो, सॉइल का वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल विल नॉट चेंज। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब WS से पहले रहते हैं, श्रिंकेज लिमिट से पहले हैं हम, बिफोर है इससे, तो हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉइल विल नॉट चेंज, वॉल्यूम ऑफ सॉइल विल नॉट चेंज। बट लेकिन अगर हम बात करते हैं कि हमने लिक्विड लिमिट पे पहुंच गए, मतलब अब इससे क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर नॉट चेंज, वाटर का मात्रा हम बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ वाटर नॉट चेंज। अगर हम WS की बात करें, सिंगल लिमिट की बात करें, तो एग्जैक्ट सिंगल लिमिट पे हमारे एस की वैल्यू, जो डिग्री ऑफ सेचुरेशन है वो हमारा 1 हो जाता है, मतलब 100%, पोर सारे वाटर से फिल हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि जितना भी प्रीवियस है, अगर हम बात करते हैं सॉलिड स्टेज में, तो सॉलिड स्टेट में जब तक हमारी वाटर कंटेंट श्रिंकेज कंटेंट से, श्रिंकेज लिमिट से, श्रिंकेज वाटर कंटेंट से कम होती है, इसका मतलब तब हमारी सॉइल का क्या है, पार्शियली सैचुरेटेड। तो अगर मेरा वाटर कंटेंट श्रिंकेज लिमिट से कम है तो मेरी ये सॉइल कौन से लिमिट में आएगी, पार्शियली लिमिट में, पार्शियली सैचुरेटेड में आएगी, क्योंकि एस की वैल्यू 100 नहीं पहुंची है। क्योंकि जैसे ही हमारा सैचुरेशन, जैसे ही वाटर कंटेंट श्रिंकेज लिमिट के बराबर हो जाता है तब हमारा वो फुली सैचुरेटेड में काउंट किया जाता है। और उसके बाद अगर वाटर लिमिट, मेरी जो वाटर कंटेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हो वाटर कंटेंट यहाँ पे पूछ लिया, अगर ये वाला स्टेज आ गया तो वाटर कंटेंट जैसे ही मेरा श्रिंकेज लिमिट से ज़्यादा होने लगेगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। पहली बात तो सॉइल का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, और वो सुपर वॉल्यूम ऑफ सॉइल विल चेंज, और वो सुपर सैचुरेशन कंडीशन में आ जाएंगे। सैचुरेटेड तो पहले ही हो चुके थे, S=1 तो पहले ही हो चुका था, अब वो सुपर सैचुरेशन कंडीशन में आ जाएंगे। ये हमारा WS का कुछ लेना देना है। वेल यहीं पे अगर हम बात करते हैं तो WS है ये, जो कि श्रिंकेज लिमिट को शो करता है, और अगर इससे पहले है तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल विल नॉट चेंज, बट जैसे ही लिक्विड लिमिट हमारा श्रिंकेज लिमिट को क्रॉस करता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर विल चेंज। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लिमिट है जो कि है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। अगर मैं बात करूँ प्लास्टिसिटी इंडेक्स की, तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या है, ये एक तरीके का डिफरेंस है। किन किन के बीच का डिफरेंस है, ये लिक्विड लिमिट, वाटर कंटेंट एंड लिक्विड लिमिट, और वाटर कंटेंट एंड प्लास्टिक लिमिट। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स को हम IP से शो करते हैं, IP से शो करते हैं, और ये हमारा होता है लिक्विड लिमिट माइनस जो प्लास्टिक लिमिट है। इन दोनों के डिफरेंस को हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स। वेल अगर हम बात करते हैं कोर्स ग्रेन सॉइल की, तो कोर्स ग्रेन सॉइल की जो लिक्विड लिमिट है, जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है हमारी, वो 0 होती है। अगर हम कोर्स ग्रेन सॉइल की बात करें तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स हमारी 0 होती है। प्लास्टिसिटी इंडेक्स इसलिए 0 होती है क्योंकि यहाँ पर हमारा कोई भी प्लास्टिक जोन नहीं होता है। तो जो हमारी वाटर कंटेंट लाइन है, जो हमारा लिक्विड लिमिट लाइन है, वही हमारा प्लास्टिक लाइन से कोइंसाइड करता है। तो हमारा कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए IP की वैल्यू 0 हो जाती है। वेल क्या IP की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, अगर मेरी प्लास्टिक लिमिट लिक्विड लिमिट से ज़्यादा हो गई, प्लास्टिक लिमिट जो है मेरी लिक्विड लिमिट से ज़्यादा हो गई, तो क्या होगा, इस कंडीशन में मेरी IP
नेगेटिव आने लगेगी, लेकिन हम आईपी को नेगेटिव शो नहीं करते हैं। हम आईपी को नेगेटिव शो नहीं करते हैं, तो हम आईपी को क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। आईपी 0 से ज़्यादा मतलब 0 से कम नहीं होगी, नेगेटिव शो नहीं करते। आईपी जैसे ही 0 हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, वो नॉन प्लास्टिक है। नॉन प्लास्टिक बिहेवियर शो कर रहा है हमारा जब आईपी की वैल्यू 0 हो जाएगी। और आईपी हमारा 40 से ज़्यादा होगा जब हाई आईपी की वैल्यू, अगर हम आईपी सॉल्व करते हैं, आईपी हमारा 40 से ज़्यादा होगा तो ये वेरी हाई प्लास्टिक में काउंट होता है। वेरी हाई प्लास्टिक, आईपी की वैल्यू अगर हमारी 40 से ज़्यादा हो गई तो ये हो जाएगा हमारा वेरी हाई प्लास्टिक। नेक्स्ट है हमारा श्रिंकेज लिमिट। अगर नेक्स्ट की बात करें तो वो है हमारा श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट क्या होता है, ये भी एक डिफरेंस है हमारे वाटर कंटेंट का। वाटर कंटेंट का डिफरेंस है जो कि हमारा शो करता है WP, जो वाटर कंटेंट एंड प्लास्टिक लिमिट माइनस वाटर कंटेंट एट श्रिंकेज लिमिट। अगर इनके डिफरेंस को देखें तो ये हमारा श्रिंकेज लिमिट होता है जिसको हम IS से शो करते हैं। IS इज इक्वल्स टू वाटर कंटेंट एंड प्लास्टिक लिमिट माइनस वाटर कंटेंट एट श्रिंकेज लिमिट। ये हमारा IS का फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट है हमारा कंसिस्टेंसी इंडेक्स। अगर हम बात करते हैं कंसिस्टेंसी इंडेक्स के, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंसिस्टेंसी इंडेक्स, जिसको IC से शो करते हैं। कंसिस्टेंसी इंडेक्स है हमारा IC से शो करते हैं। ये बहुत इजी है, तो इसका एक फॉर्मूला आपको याद रखना है जिसमें होता है कि WL वाटर कंटेंट एंड लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट एंड नेचुरल लिमिट अपॉन IP। IP क्या हो जाएगा, वाटर कंटेंट एंड लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट एंड प्लास्टिक लिमिट। तो इसमें लेकिन हमें एक चीज़ याद रखनी है कि बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, अगर जो WN है मतलब नेचुरली जो ऑब्टेन्ड हो रहा है, ये नेचुरल वाटर कंटेंट है। इसकी बात करें तो ये क्या है, हमारा नेचुरल वाटर कंटेंट है। अब इसकी वैल्यू को वेराई करके ये लोग पूछते हैं कि अभी कौन सी कंडीशन में हमारा IC होगा। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये IC है। अगर मेरा WN मेरा वाटर कंटेंट से ज़्यादा है, मतलब लिक्विड लिमिट से ज़्यादा है, WN मेरा वाटर लिमिट से ज़्यादा है, तो ये वैल्यू ज़्यादा हो गई, मतलब ये नेगेटिव में हो जाएगा। जैसे ही ये ज़्यादा होगा, ये हो गया मान लो 2 और ये हो गया 1, तो ये हो जाएगा -1, मतलब लिक्विड लिमिट, मतलब ये 0 से भी कम हो गया। तो IC इस कंडीशन में मेरा क्या हो जाएगा, लेस, नेगेटिव में है तो 0 से भी कम हो गया। 0 से कम हो गया, इसका मतलब क्या है कि कंसिस्टेंसी है ही नहीं, 0 से भी कम है, मतलब लिक्विड स्टेज में मेरी सॉइल है। कौन से स्टेज में सॉइल है मेरी, लिक्विड स्टेज में मेरी सॉइल है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं, जब हमारा नेचुरल कंडीशन WP मतलब जो लिक्विड लिमिट है और जो प्लास्टिक लिमिट है उस दोनों के बीच में है, प्लास्टिक लिमिट से लेकर लिक्विड लिमिट के बीच में, इस कंडीशन में क्या होगा, मेरा IC की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेके 1 के बीच में होगी। IC की वैल्यू मेरी 0 से लेके 1 के बीच में होगी। इस टाइम पे हमारी सॉइल प्लास्टिक स्टेट में होगी, प्लास्टिक स्टेट में होगी। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूँ, इसे मुझे 1 बनाना है, इसकी वैल्यू अगर मुझे 1 बनानी है तो नीचे तो WL है ही, WN मेरे किसके इक्वल हो जाना चाहिए, WP के इक्वल हो जाना चाहिए। तो अगर मेरा WP मतलब प्लास्टिक लिमिट के इक्वल हो गया या उससे कम हो गया, WN की वैल्यू मेरी प्लास्टिक लिमिट के बराबर हो गई या प्लास्टिक लिमिट से कम हो गई, तब इस कंडीशन में मेरा IC ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। IC ग्रेटर देन 1 होने का मतलब क्या है कि वो कौन से स्टेट में, सॉलिड या फिर सेमी सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड या फिर सेमी सॉलिड स्टेट में। सिमिलरली हम ये जो करते हैं कंसिस्टेंसी इंडेक्स के संग, वही हम लिक्विडिटी इंडेक्स के संग करते हैं। अगर हम बात करें तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स और लिक्विडिटी इंडेक्स का सम जो होता है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स और लिक्विडिटी इंडेक्स का सम हमारा 1 होता है। फिर वहीं पे अगर हम बात करते हैं लिक्विडिटी इंडेक्स का, तो ये भी फॉर्मूला इसके लिए भी लगता है, बस इसमें एक चेंज हो जाएगा। लिक्विडिटी इंडेक्स में हमारा एक चीज हो जाएगा, एक तो इसको हम IL से शो करते हैं, IL से शो करते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, WL की जगह WN हो जाएगा, मतलब नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस वाटर कंटेंट एट प्लास्टिक लिमिट एंड अपॉन में क्या हो जाएगा, वही IP WL माइनस WP, नेचुरल वाटर कंटेंट एट लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट एट लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट एट प्लास्टिक लिमिट। वेल यहीं पे भी, यहाँ पे भी वही वाली कंडीशन करनी है कि IL की वैल्यू को 0 से 1 के बीच में वेरी करानी है। तो अगर मेरा वाटर कंटेंट, जो वाटर कंटेंट है, नेचुरल वाटर कंटेंट है, WL से कम है, WL से कम है नेचुरल वाटर कंटेंट, तो इसका मतलब ये सॉलिड स्टेट में है, क्योंकि IL की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाटर कंटेंट से कम है, तो IL की वैल्यू हो जाएगी मेरी 0 से भी छोटी, 0 से छोटी, 0 से छोटी होती है, ये क्या हो जाएगा, सॉलिड। आप वैसे भी कर सकते हो, क्योंकि IC और IL की वैल्यू क्या है, हमारे इन दोनों का सम 1 है, तो हमें हमेशा जिस कंडीशन में IC की वैल्यू ज़्यादा होगी उस कंडीशन में IL की वैल्यू कम होगी। तो लिक्विडिटी इंडेक्स को शो कर रहा है, वो कंसिस्टेंसी इंडेक्स को शो कर रहा था। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ, वाटर कंटेंट मेरा प्लास्टिक लिमिट से लेके, वाटर कंटेंट मेरा प्लास्टिक लिमिट से लेके लिक्विड लिमिट के बीच में है,
वाटर कंटेंट मेरा प्लास्टिक लिमिट से लेके लिक्विड लिमिट के बीच में, तो मेरी जो IL की वैल्यू है वो भी 0 से लेके 1 के बीच में होगी, और इस कंडीशन में मेरी सॉइल प्लास्टिक स्टेज में देखने को मिलेगी, प्लास्टिक स्टेज में देखने को मिलेगी। वेल, वहीं पे अगर वाटर कंटेंट जो है वो WL से ज़्यादा हो गया, WL से ज़्यादा मतलब वाटर कंटेंट लिक्विड लिमिट पे जो वाटर कंटेंट है उससे भी ज़्यादा हो गया, तो उससे ज़्यादा हो गया तो मतलब IL की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 1। अब ये लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो गई, लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो गई, तो ये कौन से स्टेज में मेरी सॉइल आ गई? सॉइल मेरी लिक्विड स्टेज में सॉइल आ गई है ये वाली। कुछ इंडेक्स जो होता है वो हम सॉइल के लिए डिफाइन नहीं कर सकते, तो उसके लिए एक हमने अलग से इंडेक्स निकाला, जैसे हम बोलते हैं टफनेस इंडेक्स। अगर हम इसकी बात करें तो टफनेस इंडेक्स को हम IT से शो करते हैं, IT से शो करते हैं। ये स्पेसिफिकली हमारी सॉइल्स के लिए होती है, ये हमारे सॉइल के लिए होते हैं, जो कि हमारे बताता है कि शेयर स्ट्रेंथ कितनी होगी सॉइल की, शेयर स्ट्रेंथ कितनी होगी सॉइल की एट प्लास्टिक लिमिट। तो किसकी सॉइल किसकी बात करता है? ये शेयर स्ट्रेंथ की बात करता है ऑफ सॉइल, किस पे? एट प्लास्टिक लिमिट, WP, मतलब प्लास्टिक लिमिट पे हमारे सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ कितनी होगी इसको बताता है। IT की वैल्यू जनरली हमारी 0 से लेके 3 के बीच में वेराई करती है, IT की वैल्यू जनरली हमारी 0 से लेके 3 के बीच में वेराई करती है। हमने इसको इसलिए इंट्रोड्यूस किया क्योंकि हम IL और IC जो कंसिस्टेंसी इंडेक्स और लिक्विडिटी इंडेक्स है उसको हम इसके लिए यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट टर्म है हमारा सेंसिटिविटी। अगर हम इसकी बात करें तो सेंसिटिविटी हमारा नेक्स्ट टर्म है। अगर सेंसिटिविटी की बात करें तो ये एक तरीके का रेशियो है, जनरली क्ले की जो सेंसिटिविटी है वो सबसे ज़्यादा होती है, और ये एक रेशियो है जिसमें हम अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब सॉइल अपॉन अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ रिमोल्डेड सॉइल। तो ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ये बहुत सारे MCQ में पूछा गया। तो ऊपर क्या आता है हमारा? अनडिस्टर्ब, जो सॉइल हमारी डिस्टर्ब नहीं हुई है, और हमारी नीचे डिनोमिनेटर में क्या आता है? रिमोल्डेड सॉइल। और ये क्या बताता है? अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जिसको हम QU से भी शो करते हैं। तो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब सॉइल अपॉन अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ रिमोल्डेड सॉइल, इनकी बात करें तो ये वैल्यू हमारी 1 से 4 अगर होती है। अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो ये कुछ टेबल है जो इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना चाहिए। जब हम सेंसिटिविटी की वैल्यू निकालते हैं बाय अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब सॉइल अपॉन द अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ रिमोल्डेड सॉइल, तो हम सेंसिटिविटी निकालते हैं, फिर हमें एक टेबल होती है वो याद रखनी चाहिए, उसमें यूज करके देखेंगे कि अगर 1 से 4 के बीच में है तो क्या होगा, 4 से 8 के बीच में तो क्या होगा, 8 से 15 के बीच में तो क्या होगा, और 15 से ग्रेटर है या फिर 16 से ग्रेटर है तो क्या होगा। अगर वैल्यू हमारी 16 से ज़्यादा आ रही है तो वो क्विक सेंसिटिव देखने को मिलता है, क्विक कंडीशन में देखने को मिलता है, सेंसिटिव हमारे क्विक कंडीशन में देखने को मिलता है। 8 से 15 आ रही है तो वो हमारा एक्स्ट्रा सेंसिटिव देखने को मिलता है, एक्स्ट्रा सेंसिटिव होगा। 4 से 8 के बीच में आ रही है तो वो वैल्यू हमारी बस सेंसिटिव कहलाएगी कि सेंसिटिव सॉइल है। लेकिन अगर वो 1 से 4 के बीच में तो नॉर्मल कंडीशन मानी जाती है, नॉर्मल कंडीशन मानी जाती है। अगर क्विक सेंसिटिव सॉइल की बात करें तो इसमें जो हमारा एग्जाम्पल होता है वो हमारा फाइन क्ले, क्ले जो है हमारा फाइन क्ले जो है वो क्विक सेंसिटिव सॉइल में कंसीडर किया जाता है। वहीं पे एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम थिक्सोट्रॉपी बोलते हैं। अगर थिक्सोट्रॉपी की बात करें तो थिक्सोट्रॉपी क्या है? थिक्सोट्रॉपी में क्या होता है, जैसे सॉइल है हमारी रिमोल्ड हुई, थिक्सोट्रॉपी जब वाटर कंटेंट मिला है, वाटर मिला है तो सॉइल हमारी रिमोल्ड होने लगती है, अनडिस्टर्ब सॉइल हमारी रिमोल्ड होने लगती है। तो थिक्सोट्रॉपी में क्या होता है कि वो अपने आप ही जो हमारी थिक्सोट्रॉपी है उसमें क्या होगा कि विदाउट चेंजिंग एनी वाटर कंटेंट को चेंज किए बिना जब सॉइल अपनी कुछ स्ट्रेंथ को फिर से रिगेन करने लगती है, जो लॉस स्ट्रेंथ है, जो लॉस शेयर स्ट्रेंथ है उसकी, उसको वो रिगेन करने लगती है, लॉस शेयर स्ट्रेंथ को अगेन इट स्टार्ट्स रिगेनिंग। इस तरीके की बात को, जो इस तरीके की कंडीशन है, इसको हम थिक्सोट्रॉपी बोलते हैं। ये मोस्टली जैसे क्ले है जो कोहेसिव सॉइल है उसमें थिक्सोट्रॉपी ज्यादा देखने को मिलेगी इन कंपेयर टू कोहेजन लेस सॉइल में। तो अगर हम बात करते हैं कोहेसिव सॉइल की इन कंपेयर टू कोहेजन लेस सॉइल की, तो जो कोहेसिव सॉइल है उनकी थिक्सोट्रॉपी ज्यादा देखने को मिलेगी, ग्रेटर थिक्सोट्रॉपी देन कोहेजन लेस सॉइल, बिकॉज वो ज्यादा हाई सेंसिटिव होते हैं, हाई सेंसिटिव हैं तो उन्होंने अपनी जो कंडीशन है, जो शेयर स्ट्रेंथ है वो ज्यादा लॉस की है, तो चांसेस है कि वो ज्यादा रिगेन करेंगे। थिक्सोट्रॉपी आपको कोहेसिव सॉइल में ज्यादा देखने को मिलेगी। लास्ट वन हमारी है कंडीशन जो है एक्टिविटी। अगर हम एक्टिविटी की बात करते हैं तो जो अभी किस क्वेश्चन में भी पूछा गया, एक्टिविटी क्या होता है, एक तरीके का रेशियो है जिसमें परसेंटेज ऑफ आईपी क्या था हमारा, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, जिसको हम बोलते हैं WL माइनस WP। सो इट इज़ द परसेंटेज ऑफ आईपी, रेशियो है ये, परसेंटेज ऑफ आईपी हमारा न्यूमरेटर होगा, नीचे हमारा परसेंटेज ऑफ क्ले होगा, जो परसेंटेज ऑफ क्ले हमारा प्रेजेंट है उसी को हम बोलते हैं एक्टिविटी, एक्टिविटी से शो करते हैं। इसमें भी एक टेबल है, उसे
से याद रखना है। तो इसमें ज़्यादा बड़ी टेबल नहीं है, एक वैल्यू हमारी 0.75 होती है, एक 0.75 से लेके 1.25 होती है, और एक होती है हमारी 1.25 से ज़्यादा। जब एक्टिविटी हम आईपी अपॉन परसेंटेज ऑफ क्ले को सॉल्व करेंगे तो हमारा कुछ वैल्यू आना चाहिए। अगर हमारी जो वैल्यू 0.75 से कम है तो वो हमारी इनएक्टिव सॉइल मानी जाएगी, मतलब इनएक्टिव है, ज़्यादा एक्टिविटी उसमें देखने को नहीं मिल रही। पर अगर वो हमारी 0.75 से लेके 1.5 में देखी जाती है, 1.25 में देखी जाती है, तो वो सॉइल हमारी नॉर्मल कंडीशन में मानी जाएगी। वहीं पे अगर हम एक्टिविटी की बात करते हैं, जो 1.25 से ज़्यादा होती है, तो वो कंडीशन हमारी एक्टिव होती है। इस टाइम पे सॉइल हमारी एक्टिव सॉइल कहलाएगी। तो अब हमने कुछ टॉपिक्स देख लिए, कुछ पॉइंट्स देख लिए हैं, तो अब हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वहीं पे अगर हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन कह रहा था कि आई एल की वैल्यू निकालो और एक्टिविटी निकालो। तो भाई पहले एक्टिविटी निकाल लेते हैं। एक्टिविटी निकालते हैं तो एक्टिविटी का फॉर्मूला जस्ट अभी हमने देखा है, एक्टिविटी निकाल लेते हैं। उसके लिए हमें आईपी निकालना पड़ेगा, आईपी अपॉन परसेंटेज ऑफ क्ले। तो आईपी की वैल्यू निकालते हैं, डब्ल्यू एल क्या था, 60% माइनस WP 25% अपॉन हमारा क्ले का परसेंटेज है 25, नीचे हमारा 25 आ जाएगा। तो 60 माइनस 25 विल बी इक्वल्स टू 35 अपॉन 25। तो 60 माइनस 25 किया तो 35, और नीचे हमारा 25 आ गया, तो 5 से कैंसिल करेंगे। अगर 5 से इसे कैंसिल करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 7, ये बन जाएगा 7, ये हो जाएगा 5, और जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 1.4, तो 1.4 हमारी एक्टिविटी हो जाएगी। एक्टिविटी की वैल्यू हमारी आ रही है 1.4। वहीं पे अगर हमें निकालना है, क्या निकालना है, लिक्विडिटी इंडेक्स। तो हम लिक्विडिटी इंडेक्स को निकालते हैं, जो IL से शो करता है। IL क्या होता है, IL होता है WN माइनस WP अपॉन IP। IP है मेरा, मतलब वही WN माइनस WP। आईपी की वैल्यू निकाल चुके हैं हम, यहाँ पे आया था 35, तो डिनोमिनेटर हो गया मेरा 35। और वहीं पे अगर मैं बात करूँ तो WL क्या है हमारा, WL हमें गिवन है, WN जो हमारा नेचुरल वाटर कंटेंट है वो 18% गिवन है, और WP मेरा 25% है। तो 18 माइनस 25, तो ऊपर मेरा आ जाएगा -7 अपॉन 35। तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये देखना है, आईपी की वैल्यू को हम नेगेटिव में शो नहीं करते। आईपी जो था मेरा प्लास्टिसिटी इंडेक्स, वो 0 पे रुक जाता है, लेकिन ये तो लिक्विडिटी इंडेक्स है, तो मैं इसे नेगेटिव में शो कर सकती हूँ, क्योंकि हमने आईएल की वैल्यू ऐसे लेस देन 0 करके भी बताई थी। तो अब ये माइनस करेंगे हम, इसको अगर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा -7 की टेबल से काट लेते हैं, ये 1 टाइम जाएगा, ये 5 टाइम जाएगा, जिसको -0.2 कहेंगे। तो IL लिक्विडिटी की इंडेक्स मेरी की वैल्यू आ गई है -0.2। वहीं पे मेरी एक्टिविटी की वैल्यू आई है 1.4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉइल विच अलाउ इट टू बी डिफॉर्म्ड रैपिडली विदाउट इलास्टिक रिबाउंड एंड विदाउट वॉल्यूम चेंजेस इज कॉल्ड। तो ये सब चेंज ना होने के बाद, चेंज ना होने दे, वॉल्यूम चेंज ना होने दे, और उसमें हमारी प्रॉपर्टी जो डिफॉर्म करती है, रैपिडली डिफॉर्म करती है, उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं। तो जस्ट अभी हमने देखा था प्लास्टिसिटी। वैसे भी सॉइल में हमें यील्डिंग, स्ट्रेन हार्डनिंग और स्ट्रेन सॉफ्टनिंग देखने को नहीं मिलती है, ये सॉइल की बात कर रहे हैं। सॉइल की प्रॉपर्टी में प्लास्टिसिटी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और प्लास्टिसिटी की बात करें तो वो क्या था, जस्ट अभी हमने देखा था, वो वाटर कंटेंट जिस पे हमारी सॉइल क्रम्बल होने के बाद 3 mm की डाया की एक थ्रेड जैसी शेप में आ सके, उसी को हम प्लास्टिक लिमिट बोल रहे थे। इस प्रॉपर्टी को हम प्लास्टिसिटी बोलेंगे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ सैंड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट takes any desired pattern shape under the pressure and retain इट आफ्टर द प्रेशर आफ्टर रिमूव इट। तो मतलब एक ऐसी शेप में आ जाता है, जैसे मैंने कुछ प्रेशर लगाया सॉइल पर, एक पर्टिकुलर शेप में आ गया, और जब प्रेशर हमने रिमूव कर दिया तब भी वो उस पर्टिकुलर शेप में रिटेन रहता है, रिटेन आफ्टर रिमूविंग द प्रेशर। तो इस तरीके को क्या कहते हैं। तो अगर हम बात करें पोरोसिटी, तो पोरोसिटी हमने कल के लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में देखा था, पोरोसिटी हमारा होता है टोटल वॉल्यूम में कि वॉइड मेरे कितने परसेंटेज हैं। तो इससे कोई भी रिलेशन नहीं है। पोरोसिटी की अगर हम बात करें तो टोटल वॉल्यूम में कितने वॉइड परसेंटेज है, इसका कोई रिलेशन नहीं है। प्लास्टिसिटी वही है जिसमें हम प्रेशर लगाते हैं, 3 mm की डाया की शेप में उसे प्रोवाइड करते हैं, और फिर हम उसे प्रेशर को हटा देते हैं, उस थ्रेड में रहता है। तो प्लास्टिसिटी विल बी द करेक्ट आंसर है। यही है ऐसा प्रॉपर्टी जिसमें सॉइल अपना प्रेशर रिमूव करने के बाद भी अपने पर्टिकुलर शेप में रिटेन करके रहता है। वहीं पे फ्लो एबिलिटी बात करें तो वही वो लिक्विड लिमिट के बाद, जो लिक्विड लिमिट के बाद सॉइल हमारी टेंडेंसी रखती है फ्लो करने की, जिसमें शेयर स्ट्रेंथ बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है, वो फ्लो एबिलिटी होती है। कोलैप्सिबिलिटी क्या होती है, जब वाटर कंटेंट चेंज किए बिना जो हमारी हाइट है, जब वाटर कंटेंट चेंज किए बिना वॉल्यूम में चेंज आने को देखते हैं, सॉइल में जब वॉल्यूम चेंज देखने को मिलता है, उसे हम कोलैप्सिबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉइल सैंपल इज हैविंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 2.60। तो हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू दे रखी है, वॉइड रेशियो दे रखा है हमारा 0.78, और वाटर कंटेंट हमें
दे रखा है, सॉरी वाटर कंटेंट हमें फाइंड करना है और बोल रहा है सॉइल हमारी फुल्ली सैचुरेटेड है, तो W फाइंड करना है और हमें फुल्ली सैचुरेटेड बोल रखा है, मतलब S की वैल्यू 1 है। तो अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, पर ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस इसलिए करनी है क्योंकि विदाउट कैल्शियम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, किस तरीके से अप्रोच करेंगे, इस तरीके से देखना है। तो आप देख सकते हो वैल्यू बहुत दूर दूर है, तो अगर हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो हम इसमें अप्रोक्सीमेट थोड़ा सा ले सकते हैं, अप्रोक्सीमेट मान लेंगे और फट सॉल्व कर लेंगे। तो अगर हम बात करें, जी की वैल्यू हमें दे रखी है, एस की वैल्यू 1 है, ई की वैल्यू 0.78 थी और डब्ल्यू की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और जी की वैल्यू मुझे दे रखी है 2.6, जी की वैल्यू दे रखी है 2.6। तो बस कुछ नहीं करना है, इसको नीचे ले आते हैं, 0.78 अपॉन में 2.6, तो इसका डेसिमल ऊपर भेजा और इसका डेसिमल नीचे आया, एक जीरो से जीरो कैंसिल। अगर 26 की बात करते तो 26 है ना हमारा, 78 को 3 टाइम्स कट करेगा, 78 को 3 टाइम्स करेगा, तो नीचे 3/10 है और ये परसेंटेज में वैल्यू दे रखी है, तो इसको कैंसिल कर देंगे और वैल्यू आ जाएगी मेरी 30%। तो मेरी डिग्री ऑफ, सॉरी वाटर कंटेंट मेरा निकल के आ रहा है 30%, तो वाटर कंटेंट मेरा निकल के आया 30%, सो दैट्स वाई बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप देख सकते हो ESE 1996 में भी पूछा गया ये क्वेश्चन, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये क्वेश्चन हमारा मैचिंग के लिए है, तो लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं फॉर्मूले को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैचिंग है, जिसमें हमें ड्राई डेंसिटी, मॉइस्ट डेंसिटी और सबमर्ज डेंसिटी और सैचुरेटेड डेंसिटी को मैच करना है। तो अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले एक बल्क कंडीशन होती है, जैसे हम बोलेंगे कि G+SE, जिसका फॉर्मूला होता है G+SE गामा W अपॉन 1+E। अगर वहीं पे मेरी ड्राई डेंसिटी वाली कंडीशन होगी तो यहाँ पर मेरा S=0 हो जाएगा। इस कंडीशन में मेरी अगर ड्राई डेंसिटी की बात करूँ तो S=, ड्राई डेंसिटी में 0 हो जाता है, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा सीधे सीधे कि G गामा W अपॉन 1+E। वेल मॉइस्ट कंडीशन हो जाएगी हमारी, जो सबमर्ज्ड कंडीशन है, तो अगर इसमें बात करें तो सैचुरेटेड कंडीशन में एस की वैल्यू मेरी 1 हो जाएगी, एस की वैल्यू मेरी 1 हो जाएगी, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस की वैल्यू मेरी 1 हो गई अगर सबमर्ज्ड सैचुरेटेड कंडीशन में, तो G+E अपॉन 1+E हो जाएगा और गामा डब्ल्यू तो चल ही रहा है साथ में। वेल वहीं पे मॉइस्ट कंडीशन की बात करें, मतलब ये नेचुरल कंडीशन में मिला है, मतलब इसकी एस की वैल्यू हमें मिलेगी, हो सकता है पार्शियली सैचुरेटेड हो, तो इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, ये नॉर्मल फॉर्मूला हमारा मॉइस्ट कंडीशन के लिए रहेगा। और संबस कंडीशन में क्या होता है, संबस कंडीशन होती है हमारी सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, जिसमें हो जाएगा G-1 अपॉन 1+E, ये हमारा गामा डब्ल्यू, ये हमारा हो जाता है संबस्ट कंडीशन के लिए। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये संबस्ट कंडीशन के लिए हो जाते हैं, तो मैच करते हैं। ड्राई डेंसिटी में एस की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये हमारा हो जाएगा ए का 2। अगर ए का 2 है तो बी का क्या होना चाहिए, बी का अगर हम बात करते हैं मॉइस्ट कंडीशन में तो एस की वैल्यू होगी, तो बी का 1 हो जाएगा, ए का 2 बी का 1। वेल वहीं पे अगर संबस्ट कंडीशन की बात करें तो हमारा 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 3, तो हमारा आ रहा है आंसर 2143। ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आप देख सकते हो फॉर्मूले बेस पे भी मैचिंग आ जाती है, तो इजी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सैचुरेटेड सॉइल मास ऑफ पोरोसिटी 35%। अब इन क्वेश्चंस में क्या होता है कि हमें वैल्यू दे रखी होती है, पोरोसिटी 35% दे रखा है और वैल्यू पूछ रहे होते हैं, तो बहुत ईजी है ये वाला फॉर्मूला, हमें बस पता होना चाहिए। अगर मुझे पोरोसिटी गिवन है और ई निकालना है तो ये हो जाएगा मेरा n/1 - n। वेल वहीं पे लेकिन अगर मुझे पोरोसिटी निकालनी होती है और वॉइड रेशियो पता होता तो E/1+E, ये वाला फॉर्मूला हो जाता, अभी इसमें पुट कर देते हैं, ये 35% हो जाएगा और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 65%। बेसिकली अगर मैं परसेंटेज में ले रही हूँ तो ये 100 हो जाएगा, तो 100 - 35 करेंगे तो वो 65 आएगा। अगर मैं इसको डिवाइड करना चाहूँ तो हम इसको डिवाइड करते हैं 7/13। तो अब आप इससे देख सकते हो ये 7/13 आ रहा है, तो अब यहाँ पर अगर मेरी, अब यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू लगानी है आपको कि अगर ये 7/14 होता तो ये 1/2 हो जाता और ये 0.5 आता, पर अब मेरा न्यूमरेटर इससे, जो डिनोमिनेटर है वो इससे छोटा है, मतलब इससे छोटा है, तो 14 था डिनोमिनेटर तो 0.5 आ रहा है, तो अगर अब ये डिनोमिनेटर कम हो गया मतलब जो मेरा आंसर आएगा वो थोड़ा ज़्यादा आएगा, तो 0.5 इसके आसपास ही आ रहा है, तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 0. हो जाएगा, 0.54 हो जाएगा, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। इस तरीके से अप्रोक्सीमेट करके चलना है। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्क आउट द थ्योरेटिकल मैक्सिमम
ड्राई डेंसिटी फॉर द स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7, तो जी की वैल्यू मुझे दे रखी है 2.7 और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट दे रखा है मुझे 19%, डब्ल्यू की वैल्यू दे रखी है मुझे 19% और मुझे सॉल्व करना है थ्योरेटिकल ड्राई डेंसिटी निकालनी है। तो अगर मुझे गामा डी की वैल्यू निकालनी है, गामा डी की वैल्यू निकालनी है तो इसको सॉल्व करेंगे। गामा डी का फॉर्मूला क्या होता है, जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 + ई, और मैं से ये भी लिख सकती हूँ जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 + हमें ये सहवाग पता होता है तो डब्ल्यू जी, इसको ये लिख सकते हैं, डब्ल्यू जी लिख देंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो अगर वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 2.7, ये हमारा ग्राम पर सीसी में वाटर की वैल्यू हो जाती है 1 प्लस डब्ल्यू की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0.19, क्योंकि 19% दे रखा है, और ये हो जाएगा हमारा 2.7। आप देख सकते हो यहाँ पर जस्ट अभी डब्ल्यू की वैल्यू हमारी 2.9 है सॉरी 1.9 है, 19% है तो 0.19 विल बी द डब्ल्यू वैल्यू। वेल अगर हम इसे हमने पुट किया तो इसे सॉल्व करते हैं। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी अप्रॉक्सीमेट लगाएंगे, 2.7 तो ऊपर हो जाएगा हमारा। अब इसे 0.19 को अगर मैं 2 मान लूँ, 0.2 मान लूँ, तो क्या हो जाएगा 1 + 2.7 में मैं मल्टीप्लाई करूँगी 2 का तो 0.54 हो जाएगा, 0.54 हो जाएगा। और अगर इसे लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा 2.7/1.54। अब मैं डेसिमल ऊपर पहुंच देती हूँ और नीचे एक डेसिमल, तो ये कैंसिल। तो बेसिकली मेरा बन क्या रहा है 270/154। अगर मेरा 154 बन रहा है, देखो 150 होता तो डबल क्या होता है, 150 होता तो डबल क्या होता है 300, पर ये तो 154 है तो इसका डबल और ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये क्या है, वन टाइम ही जाएगा। अब मुझे ऑप्शन में देखना है कि वन टाइम में कोई ऑप्शन दे रखा है, तो देखो ये तो 0.558 तो हो नहीं सकता, 6 टाइम में जाएगा नहीं, 3 टाइम में जाएगा नहीं, मतलब 1 टाइम में जाएगा, मतलब बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको एलिमिनेट करके चलना है। ये क्वेश्चन आएंगे, फॉर्मूले तो इजी है लेकिन इसकी जो सॉल्यूशन वाली कैटेगरी है उसको थोड़ा समझना है। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ अ सॉइल इफ मैक्सिमम मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, हमें गामा डी की वैल्यू दे रखी है, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी दे रखा है 1.70 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, तो ग्राम की 1.70 हमें गामा डी की वैल्यू दे रखी है, वाटर कंटेंट दे रखा है 14%, तो डब्ल्यू की वैल्यू हमें 14% पता है, और जी की वैल्यू हमें दे रखी है 2.65, जी की वैल्यू हमें 2.65 दे रखा है, तो फाइंड करना है हमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन। ठीक है, तो गामा डी की वैल्यू होती है जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 + ई, हमें पता है जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 + ई, तो हम इसमें पुट कर देते हैं। गामा डी की वैल्यू दे रखी थी 1.70 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमें देखेंगे हम 1.70 2.65 इंटू 1, गामा डब्ल्यू की वैल्यू हो जाएगी मेरी 1 तो मुझे 1 + ई यहाँ पे भेज देना चाहिए, 1 + ई यहाँ हो जाएगा, तो 2.65 अपॉन 1.7 यहाँ पर हो जाएगा। वेल अगर हम बात करते हैं इसको रिमूव करते हैं तो ये हो जाएगा नीचे 2 जीरो, यहाँ से हटाएंगे तो ये ऊपर एक जीरो चला जाएगा, एक जीरो चला जाएगा ऊपर। अब यहाँ पे देखो 1 + ई इज इक्वल्स टू, एक जीरो से जीरो कैंसिल, तो 265/170, वेल जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो 17 से कैंसिल करते हैं, 17 से कैंसिल करेंगे तो 17 वन सा ऊपर आना चाहिए, वन टाइम जाएगा, 17 26 - 17 कितना हो जाएगा, 26 - 17 तो 9 बचेगा, 9 और डाउन में 5 5 95 होगा, तो ये हो जाएगा 15.6, तो 15.6 85 लिखेंगे और फिर वो 0.6, तो हम इसको ले लेते हैं, डिवाइड कर लेंगे, तो 17 से डिवाइड करोगे तो 15.6 अप्रॉक्सीमेट आएगा। तो अब नीचे एक और जीरो है तो मेरा क्या हो जाएगा 1 + ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.56 ई की वैल्यू मेरी आ जाएगी 0.56 के अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, मेरी ई की वैल्यू आ गई। अब मुझे ई की वैल्यू भी पता है और मुझे ई की वैल्यू पता है, डब्ल्यू की वैल्यू पता है 14% है, डब्ल्यू की वैल्यू पता है 14% और जी की वैल्यू पता है 2.65 है। तो बस हम अब इसके लिए एस निकाल लेंगे, सहवाग का फॉर्मूला लगाएंगे और एस निकाल लेंगे, तो सहवाग वाला फॉर्मूला लगाएंगे और एस निकालेंगे। एस निकालना है, अभी हमने निकाला ई की वैल्यू मेरी आई है 0.56, वेल डब्ल्यू मेरा आ गया था, सॉरी डब्ल्यू मेरा आ गया था 14% गिवन था हमें, तो 1.14 लिख सकते हैं, 14% तो 0.14 और जी की वैल्यू हमारी 2.65। वेरी गुड। अब यहाँ से हमने डेसिमल हटाया 100 और यहाँ से डेसिमल हटाया 100, तो ये तो वैसे भी कैंसिल हो गया। वेल अगर हम बात करते हैं 14 की टेबल में 56 हमारा 4 टाइम चला जाता है, 15 14 4 जा 56 होता है, तो एस की वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा 2.65 डिवाइड बाय 4, 2.65 डिवाइड बाय 4, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका डेसिमल हटा लेते हैं और डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 6 टाइम जाएगा, क्योंकि 24 आता है, 4 6 24, 2 कैरी, तो 2 हमारा रिमाइंडर हुआ 25, तो 6 6, तो कुछ इस तरीके से आएगा, 0.66% आ रहा है, और 100 से अगर
परसेंटेज में गिवन है तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 6 तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे डी आ रहा है कि 66.4, 66.4 हमारा ऑप्शन होगा, सो डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। A sampler with a volume of 50 सेंटीमीटर क्यूब इज फिल्ड विद द सॉइल सैंपल। तो एक कोई मान लो ये बॉटल है जिसका वॉल्यूम मेरे को दे रखा है 50 सेंटीमीटर क्यूब है और इसको मैंने अब सॉइल से फिल किया है। तो जब सॉइल से फिल किया तो ये 30 सेंटीमीटर ऑफ वाटर को रिप्लेस कर दिया, इसने डिस्प्लेस कर दिया। तो वाटर, तो सॉइल का वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉइल कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर क्यूब वाटर को उसने डिस्प्लेस किया, तो यही हमारा सॉइल का वॉल्यूम हो जाएगा। तो सॉइल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब इसमें हमारा 30 सेंटीमीटर, हमारा यहाँ पे 30 सेंटीमीटर सॉइल से फिल हो गया, तो बचा कितना, 20 बचा। 20 मेरा क्या हो जाएगा, 20 मेरा वॉल्यूम ऑफ वॉइड हो जाएगा। वॉइड का वॉल्यूम मेरा आ गया 20। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एक बार पोरोसिटी पूछ रहा है, एक बार वॉइड रेशियो पूछ रहा है। तो पोरोसिटी क्या होती है, हमारी टोटल वॉल्यूम, जो मेरा टोटल वॉल्यूम है उसमें वॉइड कितना प्रेजेंट है। तो अगर मैं बात करूँ वॉइड मेरा 20 और टोटल वॉल्यूम कितना है 50, इसको कैंसिल किया तो ये मेरा आ जाएगा 4.4। तो मेरा पोरोसिटी आ रही है 0.4, पोरोसिटी आ गई मेरी 0.4। और वर्ड रेशियो निकाल लेते हैं। वर्ड रेशियो क्या कहता है कि भाई नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉइल आएगा और ऊपर वॉल्यूम ऑफ वॉइड आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितना गिवन है मुझे 20 और वॉल्यूम ऑफ सॉइल कितना है 30। तो 2.3, 2/3 की वैल्यू 0.67 होती है, हम सबको पता है। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। पोरोसिटी 0.4 आ रहा है और वर्ड रेशियो हमारा 0.67 आ रहा है। वेल दिस इज द गुड क्वेश्चन। हमें अगर बेसिक्स पता है तो हम वॉल्यूम ऑफ सॉइल, अब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉइल ग्रेन लिख देता तो फिर पूरी बात चेंज हो जाती। सॉइल ग्रेन अलग चीज़ है और सॉइल अलग चीज़ है। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। Next question says the value of porosity of a soil sample in which the total volume of soil grain is equals to, जो total volume of soil grain, देखो यहीं पे भी soil grain की बात करते हैं, आ भी गया, is equals to twice of volume of void। तो जो total volume of soil grain है, मतलब volume of solids जो हमारा soil grain है उसका value voids के value के twice है। इसी से हमें पूरा question solve करना है। तो value of porosity पूछ रहा है। porosity हमें पता है क्या होता है, नीचे हमारा total volume होता है, ऊपर हमारा volume of void होता है। टोटल वॉल्यूम क्या होगा, टोटल वॉल्यूम हमारा सॉलिड और वॉइड का सम होता है। तो मेरा ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ वॉइड्स प्लस वॉइड, मतलब 3 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड। पोरोसिटी में पुट कर दो तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन 3 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड 1/3। 1/3 क्या होता है 33.33%। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। पर वहीं पे अगर वो पूछ लेता कि भाई वॉइड रेशियो निकाल दो, तो नीचे क्या लिख देते हैं हम, ट्वाइस, ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड नीचे होता है और ऊपर वॉल्यूम ऑफ वॉइड होता है। तो 1/2 हमारा क्या हो जाता है, पोरोसिटी पूछता है तो 50% विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सॉइल सैंपल विद स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड हमें दे रखा है, जीएस की वैल्यू दे रखी है 3। वेल वहीं पे अगर हम बात करें तो वो बोल रहा है कि मास स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है मुझे 2, जीएम की वैल्यू दे रखी है 2। तो सबसे पहली बात है हम समझते हैं जीएस और जीएम में क्या डिफरेंस है। अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें ऑफ सॉलिड, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड नाम में लिखा है। सबसे पहली बात, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड होता क्या है, ये होता है कि जब हम नीचे ऊपर गामा सॉलिड लिखें, ऊपर गामा सॉलिड लिखें और नीचे हमारा गामा वाटर हो, या फिर जो भी हमारे स्टैंडर्ड फ्लूइड लेना चाहते हैं जो कि हम वाटर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, सपोज एक बकेट ली हमने तो वॉल्यूम सेम है। अगर यही बकेट मैंने 2 बार ली, बकेट लेनी है 2 बार और मुझे वॉल्यूम सेम रखना है, वॉल्यूम सेम रखेंगे तो जितने वॉल्यूम में मैंने यहाँ पे सॉइल सॉलिड्स को पुट किया, ये सॉलिड्स है मेरे, सॉइल सॉलिड को पुट किया, उतने ही वॉल्यूम में मुझे अपने वाटर को पुट करना। और इसी के रेशियो को, जो हमारी ये रेशियो है सॉइल सॉलिड्स, ये क्या है हमारे सॉइल सॉलिड्स, और उतने ही वॉल्यूम में मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, वाटर। उतने ही वॉल्यूम में मैं क्या पुट करूंगी, वाटर। जब इसका रेशियो लेते हैं तो ये मेरा होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड क्या होता है, तो मास स्पेसिफिक सॉलिड क्या होगा हमारा, जब हम पूरे सॉइल को लेते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ सॉलिड ले रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सॉलिड्स को ले रहे हैं, यहाँ पर हम बस सॉलिड को ले रहे हैं। और वहां पर हम क्या करते हैं, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी में क्या करते हैं, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी को अगर समझें तो बकेट सेम लेंगे, बकेट हम यहाँ पर भी सेम लेते हैं, बकेट का कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी बकेट हम सेम लेंगे, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी में भी मास स्पेसिफिक ग्रेविटी में बकेट सेम लेते हैं। बस यहाँ पर हमारा एक डिफरेंस आ जाता है, वॉल्यूम सेम है और यहाँ पर हम सॉइल को फिल करते हैं। ये हमारा सॉलिड्स नहीं है, ये हमारा सॉइल है, सॉइल में हमारा सब आ जाता है।
सॉइल को फिल करते हैं और उतने ही वॉल्यूम में हम यहाँ पे क्या फिल करते हैं, उतने ही वॉल्यूम में हम वाटर को फिल करते हैं, उतने ही वॉल्यूम में हमने वाटर को फिल किया। जब इसका रेशियो निकालते हैं तो जब इसका रेशियो निकालते हैं तो इसको हम बोलते हैं मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। नीचे तो हमारा गामा वाटर आ गया, लेकिन यहाँ पे हमारी कौन सी कंडीशन होती है, बल्क कंडीशन होती है। वहाँ पे हमारा कौन सा कंडीशन है, गामा सॉलिड्स होते हैं, और यहाँ पे हमारी कौन सी कंडीशन है, गामा बल्क कंडीशन है। जैसे हम वहाँ पे हम गामा ड्राई भी बोल सकते हैं, पर यहाँ पे बल्क कंडीशन होती है। तो ये खास डिफरेंस है हमारा गामा सॉलिड और मास स्पेसिफिक ग्रेविटी में और हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स में। वेल अब हम समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें जीएम की वैल्यू दे रखी है, मतलब मास स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू 2 दे रखी है, और आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स की वैल्यू हमें 3 दे रखी है। अब फाइंड करना है हमें, फाइंड क्या करना है, जब परफेक्टली ड्राई कंडीशन है, जब परफेक्टली ड्राई कंडीशन है तो हमें वॉइड रेशियो फाइंड करना है, ई की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, इजी फॉर्मूला है। वेल जी एम इज इक्वल्स टू, जो जी एम है, जी एम इज इक्वल टू जी एस अपॉन 1 + ई। ये फॉर्मूला कहता है कि जी एम इज इक्वल्स टू, जो हमारा मास स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल्स टू द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड अपॉन 1 + ई। तो जी एम की वैल्यू होती है हमारी 2 और जी एस की वैल्यू होती है हमारी 3 अपॉन 1 + ई। 1 + ई को इधर भेजा और ये हो जाएगा हमारा 3/2। 3/2 होता है हमारा 1.5, तो 1.5 हो गया। ई इज इक्वल्स टू 1.5 माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारा 0.5। तो मेरे यहाँ पे वॉइड रेशियो निकल के आ गया 0.5। और जब मुझे अगर इसमें पोरोसिटी भी पूछेगा तो वॉइड रेशियो पता है, पोरोसिटी क्या हो जाता है, ई अपॉन 1 + ई, उससे निकाल लेंगे हम ई अपॉन 1 + ई। मान लो पूछ भी लिया पोरोसिटी निकालने के लिए, तो पोरोसिटी क्या हो जाएगा, ई अपॉन 1 + ई, जिसमें 0.5 अपॉन हमारा ई की वैल्यू 1 + ई की वैल्यू क्या आ रही थी, 1.5। 1.5 और ये आ जाएगा मेरा, ये कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा 1/3, जो कि हो जाएगा मेरा 33% या फिर 0.33। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, सारे चीज़ों को रिलेट करते हुए चलना है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, जी एम इज इक्वल टू जी एस अपॉन 1 + ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेल वहीं पर अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द मास ऑफ अ चंक ऑफ अ मॉइस्ट सॉइल इज 20 kg। अगर मैं मास मॉइस्ट सॉइल की बात करती हूँ तो उसका मास मुझे दे रखा है 20 kg। मास ऑफ मॉइस्ट सॉइल की बात करें तो वो दे रखा है 20 kg। और ड्राई डेंसिटी हमें दे रखी है, गामा डी की वैल्यू दे रखी है, गामा डी की वैल्यू दे रखी है मुझे 1500 kg पर मीटर क्यूब, 1500 kg पर मीटर क्यूब। व्हाट इज द वॉइड रेशियो इफ स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 0 पॉइंट। तो जी की वैल्यू दे रखी है मुझे और गामा डब्ल्यू की वैल्यू दे रखी है। वो पूछ रहे हैं कि आप निकाल दो फटाफट, हमारा क्या निकाल दो, वॉइड रेशियो की वैल्यू निकाल दो, वॉइड रेशियो की वैल्यू निकाल दो भाई। तो ठीक है, फिर फॉर्मूला यूज करेंगे, जी गामा डी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 + ई, ये हमें पता है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूला पुट करते हैं, रो डी इज इक्वल्स टू जी रो डब्ल्यू अपॉन 1 + ई। अगर मैं रोडी की बात करूँ, तो वो हमें 1500 दे रखा है, 1500 दे रखा है। वेल यहाँ पे जी की वैल्यू दे रखी है हमें, अगर हम जी की वैल्यू की बात करें तो जी की वैल्यू दे रखी है 2.5। 2.5 इंटू 1000, 2.5 इंटू 1000, 1 + ई ये निकालना है, तो 1 + ई को यहाँ भेज देते हैं और ये हो जाएगा 2.5 इंटू 1000 अपॉन नीचे में 1500। तो यहाँ से जीरो एक और हटा देते हैं, तो ये जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो ये कैंसिल, ये हो जाएगा मेरा 1 + ई की वैल्यू हो जाएगी 25/15। वेल 25/15, 5 से ये कैंसिल, ये 3 टाइम्स कैंसिल, ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो ई हो जाएगा मेरा 5/3 माइनस 1, तो जो कि हो जाएगा 3/3। तो 2/3 मेरा आ रहा है ई की वैल्यू, ई की वैल्यू मेरी आ रही है 2/3। यहाँ से मेरा वॉइड रेशियो आ रहा है 2/3 और यही शायद पूछ रहा है हमसे। तो 2/3 क्या होता है हमारा 66.67, तो ई की वैल्यू 2.3 मतलब 66.67, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बस कुछ बेसिक फॉर्मूले याद रखने और उनकी प्रैक्टिस अच्छे से करने, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन पेपर में आपको स्केल्स ही नहीं मिलेगा। A soil sample has a porosity of 40%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि a soil sample has a porosity of 40%। हमें 40% सॉइल सैंपल दे रखा है और हमें पोरोसिटी दे रखी है और जी की वैल्यू दे रखी है 2.7। जी की वैल्यू हमें दे रखी है 2.7 और हमारा सैचुरेशन बोल रहा है 50% है। तो यूनिट वेट विल बी, तो गामा यूनिट वेट निकालना है, हमें गामा वेट निकालना है। तो ठीक है, फिर फटाफट निकाल देंगे। तो सबसे पहले ई की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि ई क्या होता है, ई होता है हमारा n/1 - n। तो n हो गया मेरा 40%, नीचे हो जाएगा मेरा 60%, जो कि हो जाएगा 2/3। तो ई की वैल्यू आ गई है मेरी 2/3। और हमें अब बोल रहा है गामा बल्क निकाल दो। गामा बल्क क्या होता है, जी प्लस एस ई गामा डब्ल्यू अपॉन 1 + ई। ये होता है हमारा जी प्लस एस ई गामा डब्ल्यू अपॉन 1 + ई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली ESE 2020 में पूछा गया है, तो इसके चांसेस हाई हैं, ये पूछ सकते हैं। तो इसकी वैल्यू को पुट करो, अगर इसकी वैल्यू को पुट करते हैं तो गामा बल्क की वैल्यू पुट करते हैं। गामा बल्क की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, जी की वैल्यू दे रखी थी हमें 2.7,
2.7 वहाँ पे एस की वैल्यू हमें दे रखी है 50%, जैसे हम ये भी लिख सकते हैं 1/2, और यहाँ ई की वैल्यू है 2/3। यहाँ पे दे रखा है 1+2/3, ठीक है, 1+2/3, और हम 10 वैल्यू लेंगे क्योंकि किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में निकालना है, बहुत ईजी। तो अब गामा बल्ब की वैल्यू पुट करते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 1/3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/3 को मैं 0.3 भी तो लिख सकती हूँ, 0.3। 0.3 पुट करते ही हमारे लिए आसानी हो जाएगी, 2.7 प्लस 0.3 क्या हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। तो इसको सीधे सीधे हमने 3 लिख लिया, ऊपर हमारा न्यूमरेटर 3 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा नीचे, अगर 1 है तो इसको ऐड करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 5/3, और 3 ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। और ऊपर ही हमारा 10 भी चल रहा है, इसको कैंसिल कर दो तो ये हो जाएगा 2, तो 3 3 ज़ा 9 एंड 2 18, तो 18 के आसपास हमारा आ रहा होगा आंसर। ऑप्शन देखते हैं तो 18, बिल्कुल सी ऑप्शन हमें दे रखे है 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, तो 3 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो क्वेश्चन देखने में लग सकता है बिना कैलसी के, अगर वो दे रहे हैं तो थोड़ा अप्रोक्सीमेट करने के लिए देंगे, तो 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब इज अ आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और अच्छा क्वेश्चन था। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द लूजनेस और डेंसनेस ऑफ अ सैंडी सॉइल, अगर हम सैंडी सॉइल की बात कर रहे हैं तो वो लूजनेस और डेंसनेस किस न्यूमेरिकल एक्सप्रेस्ड टर्म से यूज किया जाता है, क्या प्रॉक्टर डेंसिटी से यूज किया जाता है, या मिनिमम वॉइड कंटेंट से यूज किया जाता है, कॉम्पैक्शन मॉइस्चर कंटेंट, या रिलेटिव डेंसिटी, या वॉइड रेशियो से। अगर हम आईडी की बात करते हैं, आईडी का फॉर्मूला क्या होता है, ई मैक्स माइनस नेचुरल कंडीशन में वॉइड रेशियो अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मॉइस्चर, ये रिलेटिव डेंसिटी को शो करता है, और रिलेटिव डेंसिटी यही शो करता है कि अगर आईडी की वैल्यू 0 है तो हमारी सॉइल कैसी है, कितनी कॉम्पैक्टेड है, और आईडी की वैल्यू 100% है तो कितनी कॉम्पैक्टेड है। तो लूजनेस और डेंसनेस हमारी किसी भी सॉइल का किस टर्म के द्वारा देखा जाता है, तो वो है हमारा रिलेटिव इंडेक्स, जिसका फॉर्मूला ये होता है। तो आईडी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि बोरोपिट सॉइल विद ड्राई डेंसिटी, तो ड्राई डेंसिटी दे रखा है और 17 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो सबसे पहली बात, अगर बोरोपिट वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे बोरोपिट से हमने मिट्टी निकाली और हम कहीं ले गए और उसे इम्बैकमेंट से हमने बनाया, इम्बैकमेंट में कितना, तो इस कंडीशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसमें बस हमें ये याद रखना है, वॉल्यूम ऑफ जो सॉलिड्स होता है, क्योंकि वो कभी चेंज नहीं होते, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है वो कभी चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ बोरोपिट विल बी ऑलवेज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ हमारा इम्बैकमेंट। इन द सिमिलर वे जो हमारा वेट ऑफ सॉलिड होता है, वॉल्यूम भी चेंज नहीं होता, वेट ऑफ सॉलिड ऑफ बोरोपिट विल बी इक्वल्स टू द वेट ऑफ सॉलिड ऑफ इम्बैकमेंट, जो इम्बैकमेंट है उसका भी हमारा वेट ऑफ सॉलिड सेम रहेगा, ये कंडीशन आपको याद रखनी है। अब कहते हैं, देखते हैं वो क्या कह रहा है, हाउ मेनी मीटर क्यूब ऑफ दिस सॉइल विल बी रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग एन इम्बैकमेंट ऑफ 100 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ इम्बैकमेंट हमें दे रखा है कि 100 मीटर क्यूब का वॉल्यूम ऑफ इम्बैकमेंट बनाना है, उसमें सॉइल कितनी हमारी यूज होगी। ड्राई डेंसिटी दे रखी है हमारी 16 किलो लीटर पर मीटर क्यूब। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन क्या कह रहा है। इम्बैकमेंट और बोरोपिट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब वॉल्यूम हमें दे रखा है यहाँ पर 100 मीटर क्यूब, और गामा डी की वैल्यू दे रखी थी, गामा डी की वैल्यू दे रखी थी हमें हमें दे रखा है 16। तो अगर हम बात करते हैं गामा डी का फॉर्मूला क्या होता है, नीचे आता है वॉल्यूम और ऊपर आता है हमारा वेट ऑफ सॉलिड्स। अगर वेट ऑफ सॉलिड, तो यहाँ से वेट ऑफ सॉलिड की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हमारा इस क्वेश्चन का एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि वेट ऑफ सॉलिड कांस्टेंट रहते हैं। तो बस 16 में मल्टीप्लाई कर दिया हमने 100 का, तो ये मेरा वेट ऑफ सॉलिड आ गया, वेट ऑफ सॉलिड आ गया 1600 किलो न्यूटन। वेल, अब यहाँ पर यूज करते हैं, अब गामा डी की वैल्यू दे रखी थी और वेट पता है, वॉल्यूम निकालना है। तो गामा डी की वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी थी 17, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1600 अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमारा कितना हो जाएगा, 1600 अपॉन 17, 1600 अपॉन 17, 17 की बात करते हैं तो 1600 अपॉन 100 अपॉन 17। तो अगर हम इसको माइनस कर डिवाइड करेंगे तो हमें पता है कि 17 इंटू 9 होता है 153, 17 9 से 153 होता है, तो ये 9 से तो ज़्यादा होगा, मतलब 90 से ज़्यादा होगा, और 100 हो जाएगा हमारा 1700, तो 100 से कम होगा। तो ऑप्शंस में देखते हैं ऑप्शन क्या कहता है, ऑप्शन में देखते हैं कि क्या 90 और 100 के बीच में कोई वैल्यू है, तो 90 एग्जैक्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये तो कहीं से भी पॉसिबल नहीं है, 153 होता है, तो ये तो हमारा कहीं से भी पॉसिबल नहीं है। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, 94 मीटर क्यूब विल बी द आंसर, दैट विल बी द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉइल विच इज यूज्ड फॉर फ्रॉम बोरोपिट टू मेकिंग कंस्ट्रक्टिंग एनी इम्बैकमेंट ऑफ वॉल्यूम 100 मीटर क्यूब। तो 100 मीटर क्यूब बनाने के लिए हमें 94 मीटर क्यूब की सॉइल वॉल्यूम ऑफ सॉइल यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन नेचुरल कंडीशन द सॉइल सैंपल है मास गिवन है हमें 9.18 kg। तो सॉइल सैंपल का मास दे रखा है नेचुरल कंडीशन, मतलब बल्क कंडीशन में हमें दे रखा है सॉइल सैंपल का मास
1.98 kg और वॉल्यूम हमें दे रखा है 0.001 मीटर क्यूब। तो अगर हम इससे गामा निकालना चाहें बल्क कंडीशन में तो हो जाएगा 1.98 अपॉन 0.001। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1980 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब ये तो हमारा बल्क कंडीशन में हो गया। वहीं पे अगर हम ओवन ड्राइड कंडीशन में बोले तो ये हमारा हो जाएगा ड्राइड कंडीशन में भी अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1800 kg पर मीटर क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर तो ठीक है, यहाँ तक तो सही है। फिर बोल रहा है डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकालो जबकि जी की वैल्यू हमारी 2.7 है। तो ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि ई की वैल्यू, हमें ये सहवाग वाला फॉर्मूला लगाना है जिसमें मुझे जी की वैल्यू पता है बस, और एस तो मुझे फाइंड ही करना है, ई और डब्ल्यू निकालना है। तो उसके लिए हमें दो कंडीशन दे रखी है, उसे यूज करते हुए चलेंगे। गामा डी की वैल्यू हमें गिवन है, गामा डी की वैल्यू हमें गिवन है 1800। ठीक है, तो हम गामा डी लगाते हैं, जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 + ई वाला फॉर्मूला लगेगा। 1800 मतलब 1800 अपॉन 1000, क्योंकि गामा डब्ल्यू की वैल्यू हो जाएगी मेरी 1000, जी की वैल्यू मुझे दे रखी है 2.7 और ई की वैल्यू निकालनी 1 + ई। तो 1 + ई को इधर भेज देते हैं और नीचे क्या आ जाएगा हमारा 2.7। यहाँ से दो जीरो से दो जीरो कैंसिल और नीचे आ जाएगा 1.8। तो अगर मैं 2.7 को 1.8 को डिवाइड कर दूँ 9 से, तो 1 + ई की वैल्यू क्या बन जाएगी मेरी 3/2। 1 + ई की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो ई की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, 1 + ई को 1.5 भी कह सकते हैं, और ई की वैल्यू क्या बन जाएगी 0.5, या फिर उसे कह सकते हैं 1/2। तो ई की वैल्यू आ जाएगी मेरी 0.1.5, 0.5 या फिर 1/2। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो जो हम वैल्यू निकालते जाएंगे उसकी वैल्यू को। तो ई की वैल्यू मेरी आ गई 0.5, पर मुझे अभी डब्ल्यू भी निकालना है। तो डब्ल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा गामा बल्क की कंडीशन लगाएंगे। गामा बल्क क्या कहता है, G+SE 1 + ई। तो ई मुझे पता चल गया, गामा बल्क की वैल्यू मुझे पता है। गामा बल्क क्या कह रहा है, गामा बल्क कह रहा है मैं हूँ 19800। तो 1980 अपॉन 1000 हो जाएगा मेरा गामा वाटर का जो है। जी मेरा दे रखा है 2.7 और एस ई को मैं क्या लिख सकती हूँ डब्ल्यू जी। तो जी डब्ल्यू जी, तो 1 + W कॉमन हो जाएगा। भैया सी को मैं क्या लिख सकती हूँ डब्ल्यू जी जैसे यहाँ पे पुट करेंगे जी कॉमन ले लेंगे बाहर, 1 + ई हो जाएगा। वो 1 + W हो जाएगा। 1 + ई की वैल्यू हमें दे रखी है, 1 + ई की वैल्यू हमने निकाली थी, ई की वैल्यू है 0.5। तो 1 + ई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1.5 या फिर 3/2। ठीक है, तो अब हम इसको पुट कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 1.98। तो अब हम इसे डब्लू 1 + W को ये छोड़ते हैं, तो 1.98 इंटू हमारा 1.5 अपॉन 2.7 आ रहा है। ठीक है, 2.7 आ रहा है। तो अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव करना चाहूँ तो डेसिमल से ये डेसिमल रिमूव, और ये नीचे आ जाएगा 100। तो अगर मैं 27 है तो 9 से डिवाइड करना चाहूँगी, 9 से डिवाइड करना चाहूँगी तो ये आ जाएगा मेरा 3 टाइम्स, और ये अगर मैं 9 से डिवाइड करूँ तो 2 1 कैरी 2, तो ये मेरा आ गया 3। अब इसको मैं कैंसिल कर देती हूँ 5 टाइम्स, तो ये आ जाएगा मेरा 22 × 5/100। 22 × 5/100, तो बस कुछ नहीं है, इसको डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 10 1 कैरी 110/100। तो 0 से 0 कैंसिल। तो बेसिकली मुझे यहाँ से वाटर की 1 + W के बराबर चल रहा था, ये याद रखना आप लोग। तो 1 + W के बराबर चल रहा था क्योंकि ये इधर हमारा 1 + W है। 1 + W = 1.1। तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 + 1 1.1 - 1 = 0.1। तो डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी 0.1। डब्ल्यू की वैल्यू पता है, ई की वैल्यू पता है, तो हम एस की वैल्यू निकाल सकते हैं। डब्ल्यू की वैल्यू पता है, ई की वैल्यू पता है, तो हम सैचुरेशन निकाल सकते हैं सहवाग वाले फॉर्मूले से। ठीक है, तो सहवाग वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। ये था मेरा 0.5, ये था मेरा 0.1, और ये है मेरा 2.7, और मुझे एस की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 0.5 को अगर मैं 1/2 लिख लूँ तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। एस की वैल्यू यहाँ पे ये कर दी है। अब हमारा क्या है कि ये डेसिमल 2 बार हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ऐसे, क्योंकि 0.1 को मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये हो जाएगा 0.27, और 2 यहाँ पर है तो बस एस की वैल्यू निकाल दो, 0.54 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 27 से तो हो जाएगा 0.54, और ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 0.54। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बस इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी थी। वैसे क्वेश्चन में फॉर्मूला है लग पुट करना है और बस कुछ नहीं, फिर सॉल्व करते रहना है। तो आप देख सकते हो कि सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके दूसरे एग्जाम में पूछा गया, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ सॉइल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के इंक्रीजिंग मतलब छोटे से बड़े सरफेस एरिया पे। तो हमें पता है कि डायमीटर जो होता है, डाया जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा सरफेस एरिया के, जो सरफेस एरिया है उसके डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जिसका डाया बड़ा उसका सरफेस एरिया छोटा। तो सबसे छोटा सबसे बड़ा डाया किसका होगा, अगर मैं डाया के बेसिस पे उसको लिखना चाहूँ तो सबसे बड़ा हमारा सैंड का होगा। फिर हमारा सबसे बड़ा उसके बाद किसका डाया होगा, सबसे बड़ा सैंड का होगा, फिर हमारा सिल्ट का होगा, फिर हमारा क्ले का होगा, फिर हमारा कॉलॉइड्स का होगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं सरफेस एरिया को लिखना चाहूँ तो इंक्रीजिंग मतलब सबसे पहले सबसे छोटा किसका होगा सरफेस एरिया, सैंड का, फिर हमारा सिल्ट का, फिर क्ले का, फिर कॉलॉइड का। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि जिसका डायमीटर बड़ा उसका सरफेस एरिया सबसे कम। तो डायमीटर सबसे बड़ा सैंड का, तो उसका सरफेस एरिया सबसे कम। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोल रहा है मतलब छोटे से बड़ा। तो सबसे ज्यादा सरफेस एरिया किसका होगा, कॉलॉइड्स का, और सबसे कम किसका होगा, सैंड का। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आपको एक रिलेशनशिप याद रखना है डायमीटर और सरफेस एरिया के बीच में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी देखो हम अभी कर चुके थे, एम्बैकमेंट और बोरोपिट का, बस क्वेश्चन की वैल्यू चेंज और ये दूसरे एग्जाम्स में पूछा गया है। तो वो क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन था। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एन एक्वीफर हैज अ पोरोसिटी ऑफ 60%। तो मुझे पोरोसिटी की वैल्यू दे रखी है, एन की वैल्यू दे रखी है 60%। और वो बोल रहा है कि जो स्पेसिफिक यील्ड है, जो स्पेसिफिक फील्ड है और स्पेसिफिक रिटेंशन है, और उसका रेशियो 1.5 है। तो स्पेसिफिक यील्ड अपॉन स्पेसिफिक रिटेंशन का रेशियो हमारा 1.5 है। तो स्पेसिफिक यील्ड और स्पेसिफिक रिटेंशन के बीच में हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं, जैसे हम ऐसे बोलेंगे। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये हमारा 1.5 को 3/2 भी लिख सकते हैं, 3/2 भी लिख सकते हैं रिटेंशन को। ठीक है। हमें एक फॉर्मूला पता है कि जो स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन होता है वो पोरोसिटी के बराबर होता है, इन दोनों का सम पोरोसिटी के बराबर होता है। तो यील्ड को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3/2 ऑफ स्पेसिफिक रिटेंशन प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन इज इक्वल टू पोरोसिटी, जो कि मेरा है 60%। ठीक है। तो अगर हम आगे बात करते हैं इस क्वेश्चन में, तो आगे अगर बात करें तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस 1 था, 3/2 प्लस 1 था, तो इसको मैं 5/2 लिख सकती हूँ। 5/2 ऑफ स्पेसिफिक रिटेंशन इज इक्वल टू 60%। तो मुझे यहाँ से स्पेसिफिक रिटेंशन की वैल्यू मिल जाएगी 60 मल्टीप्लाई बाय 2/5, 5 की कैंसिल करेंगे तो 12 आएगा। तो स्पेसिफिक रिटेंशन की वैल्यू आ गई मेरी 24%। अगर मेरी स्पेसिफिक रिटेंशन मेरा 24% है, तो मैं इसकी हेल्प से यहाँ से पता कर सकती हूँ स्पेसिफिक रिटेंशन मेरा 24% है। तो 60% में से 24 को माइनस कर लो। तो 60 में से 24 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, हमारा आ जाएगा 10 - 4 6, और ये हो जाएगा 5 - 2 60%, 36%। तो ये मेरा यील्ड है। तो स्पेसिफिक यील्ड मेरा क्या आ जाएगा 36%, और स्पेसिफिक रिटेंशन मेरा आ जाएगा 24%। अब क्वेश्चन में यील्ड के बारे में पूछा है, मतलब ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। वहीं पे अगर रिटेंशन के बारे में बोलता तो 24% विल बी द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डार्सी लॉ इज वैलिड फॉर। तो डार्सी लॉ जो होता है हमारा, जो डार्सी लॉ है, हम किस चीज के लिए वैलिड करते हैं। सबसे पहली बात है डार्सी लॉ कहता क्या है कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई क्या है मेरा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या कहता है कि इट इज़ अ रेशियो ऑफ हेड लॉस, जो मेरा हेड लॉस हो रहा है अपॉन जो लेंथ मेरा वो पानी कवर कर रहा है, जो मेरा वाटर है, जो जितना लेंथ लेंथ कवर कर रहा है और जितना हेड लॉस हो रहा है, इन दोनों के रेशियो को हम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कहते हैं। और जो वेलोसिटी है, जो हमारी वेलोसिटी है, जो उस पर्टिकुलर पाथ से कर रही है कवर, वो हमारे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के जो है हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जब हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं तो हमारा एक कांस्टेंट आता है, जैसे हम बोलते हैं के, जो कि होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी, जिसका होता है वैल्यू हमारा कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी। ये तो हमारा डार्सी लॉ कहता है। अब डार्सी लॉ किस चीज़ के लिए वैलिड है, क्या वो कोर्स सॉइल के लिए, ग्रेवल या बाउल्डर्स के लिए वैलिड है, तो नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ हमारी एक तो सैचुरेटेड कंडीशन होनी चाहिए। जैसे ही डार्सी लॉ लग रहा है मतलब वो हमारी कंडीशन कैसी है, सैचुरेटेड फाइन सैंड सॉइल के लिए होता है। सैचुरेटेड सॉइल के लिए होता है, उसमें भी हमारी फाइन सैंड के लिए एप्लीकेबल है। सो ये ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो डार्सी लॉ हमारा फाइन सैंड और सैचुरेटेड कंडीशन के लिए एप्लीकेबल है, जो कि कहता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यह सॉइल हैज़ अ बल्क डेंसिटी ऑफ 2.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर मैं बल्क डेंसिटी की बात करूँ, वो 2.4 हमें दे रखा है, वाटर कंटेंट हमें दे रखा है 20%, और गामा डी की वैल्यू दे रखी है मुझे क्वेश्चन मार्क। तो मुझे गामा डी की वैल्यू फाइंड करनी है। गामा डी और गामा बल्क में एक रिलेशन होता है, जो कि होता है गामा डी अपॉन गामा बल्क।
गामा डी इज इक्वल टू गामा बल्क अपॉन 1 + W। तो अगर मैं बात करूँ गामा डी, तो गामा बल्क हमें 2.4 दे रखा है, वहीं पे वाटर कंटेंट हमें रखा है 20%, तो मतलब 1 + 0.2। अगर मैं बात करती हूँ तो 2.4 अपॉन 1.2 हो जाएगा, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 12 की टेबल में 24 टू टाइम्स आता है, मतलब 2 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरा एक ड्राई डेंसिटी की वैल्यू हो जाएगी। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस किए। स्टार्टिंग में हमने एक्टिविटी और इन सब के बारे में भी डिस्कस किया था। अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आपको कोई और चेंज करना तो आप बिल्कुल डू फील फ्री टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। वेल, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू प्लीज लाइक द चैनल।